नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आज सीपीओ का 28 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा के आंकड़ों से पता चलता है कि अपने देश में जो 22 भाषाएं हैं, जो किस शेड्यूल में है, शेड्यूल आपका 8 शेड्यूल में है, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से जो संस्कृत है वो सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, और जो आपकी जिसमें 52.83 करोड़ वक्ता है और 43.63% आबादी इस भाषा को बोलती हैं। हमने जो याद रखना है वो ये है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी और सबसे कम बोले जाने वाली है संस्कृत। बंगाली 8.03% बोलने वालों के साथ सूची में दूसरे, और मराठी आपकी तीसरे स्थान पर है, तेलुगु आपकी चौथे पर है और तमिल आपकी 5वें पर है। आपने बस पहली दो याद रख लेनी है, सबसे ज़्यादा हिंदी, सबसे कम संस्कृत और सबसे कम में दूसरे पे है बंगाली और फिर आपकी मराठी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि जो दांती दुर्गा डायनेस्टी थी, जो दांती दुर्गा था, भारत के किस राजवंश से संबंधित था? तो वो आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंधित था। जो दांती दुर्ग था वो क्या था? दांती दुर्ग डायनेस्टी नहीं थी। जो दांती दुर्ग था वो फाउंडर था किसका? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर था दांती दुर्गा। दांती दुर्ग 735 से 1756 राष्ट्रकूटर वंश के संस्थापक थे। दंती दुर्गा बादामी चालुक्यों के सामंत बन गए और 1753 में राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद सत्ता में आए। आपसे सिंपल सा यही पूछ रखा था, अगले शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि जो फाउंडर था राष्ट्रकूटर डायनेस्टी का वो कौन था? वो था दांती दुर्ग। ठीक है। उनकी राजधानी कर्नाटका से गुलबर्ग इलाके में स्थित थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस नदी का जो उद्गम है वो राक्षस ताल झील से होता है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो राक्षस ताल झील से होता है। सतलुज नदी शिपकी ला पास के पास होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है। कहाँ से हुई है? तिब्बत में राक्षसताल झील से हुई है। सतलुज नदी सिंधु नदी का एक पूर्वी तट है और सतलुज का सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट में संगम होता है। कहाँ से कहाँ होता है? पाकिस्तान के मिठानकोट में संगम होता है। उसके बाद पूछा गया था कोजागिरी जो पूर्णिमा है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो वो आपका महाराष्ट्र का त्यौहार है। जैसे ही मानसून का मौसम खत्म होता है, पूर्णिमा के दिन कोजागिरी पूर्णिमा या शदर पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसे हिंदुओं का फसल उत्सव माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदुओं का फसल उत्सव माना जाता है। होजागिरी जो है वो आपका एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? वो भी आपका महाराष्ट्र का है, जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। ये मैंने आज सुबह 10:30 बजे एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारी चीज़ें बताई थी। होजागिरी कहाँ का है? वो आपका रियांग कबीले का है और त्रिपुरी लोगों का है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेजिम, लवानी और तमाशा। ठीक है। उसके बाद आता है एक सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ आपके सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं। अगर हम बात करें विक्रम सेठ की, एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं। उन्होंने उपन्यास द गोल्डन गेट 1986, अ सूटेबल बॉय 1993 के लिए जाना जाता है। तो ये दोनों आपने याद रखनी है, द गोल्डन गेट और द सूटेबल बॉय। अब सुबह की शिफ्ट में सूटेबल बॉय पूछी गई है, तो बाद में पूछ सकता आपसे द गोल्डन गेट किसकी है? तो विक्रम सेठ। ठीक है। उन्हें एक उपन्यास द गोल्डन गेट और सूटेबल बॉय के लिए जाना जाता है। एन अनसूटेबल बॉय भारतीय फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखी गई आत्मकथा पुस्तक है। देखो, सूटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। एन अनसूटेबल बॉय किसकी है? करण जौहर की है। अमृता प्रीतम द्वारा लिखी पुस्तक पिंजर उपन्यास, अज आँखा वारिस शाह और सुनेरे जो है वो कविता है। ठीक है। उसके बाद फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम पैटर्न चल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 जो है वो किससे संबंधित है? तो जो राज्य विधायिका और उसकी समिति के संबंध में महाविधिता के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 177 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकारों की चर्चा की गई है।
प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को अपनी राय व्यक्त करने और विधानसभा के विचार विमर्श में भाग लेने का अवसर दिया जाता है, या यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो दोनों सदनों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। उसके बाद आता है प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाविधिकता को राज्य विधानमंडल समिति की किसी भी बैठक में अपनी बात रखने और चर्चा में भाग लेने का विशेषाधिकार है, जिसके लिए उसे नियुक्त किया जाता है। इसके विपरीत उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। ठीक है, उसे वोट नहीं देने दी जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? तो सभी को पता है 1853 में शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे का इतिहास 160 साल से ज़्यादा पुराना है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। ये भी याद रखना, पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। उसके बाद है रुक्मिणी देवी अरुंडाले। ये भी आज सुबह 10:30 बजे एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें ये भी था कि रुक्मिणी देवी अरुंडाले हैं वो किस नृत्य से संबंधित है? वो आपकी भारतनाट्यम से संबंधित हैं। और भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। और इसका पुराना नाम आपसे पूछा जाए, ओल्ड नेम पूछा जाए, इंडियन बैली या सादिर अट्टम भी है। सादिर अट्टम, सादिर अट्टम अब ज़्यादातर पूछा जाने लगा है कि सादिर अट्टम जो है वो ओल्डेस्ट नेम है भारतनाट्यम का। अगर हम बात करें, रुक्मिणी देवी अरुंडाले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगनी थी जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पूर्ण जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसैफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने मद्रास चेन्नई में जो कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। अगर हम बात करें भारतनाट्यम की तो एक आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे टी बाला सरस्वती। कौन हो जाएंगे? टी बाला सरस्वती हो जाएंगी। ठीक है, और एक हो जाएंगे हमारे पद्मा सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये बहुत ही तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को डैश भी कहा जाता है, तो दून ड्रेन भी कहा जाता है। हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को दून भी कहा जाता है। दून देशांतरीय घाटियां हैं जो तलछट से भरे होते हैं। प्रमुख दून में पाटली दून, चोमखा दून, देहरादून आदि शामिल हैं। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा तह पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक की पहाड़ियां बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। इन्हें चूरिया की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, देखो कल का क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में से किस असम के संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2019। आज घुमा के पूछा है कि असम के संगीतकार 2019 में मिला इनको। भूपेन हजारिका जिन्हें उनके मंच नाम जूंधा कोंथोक से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय प्राच्य गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, सब कुछ हैं ये। ठीक है, जिनका जन्म 8 सितंबर 1926 को आसाम में हुआ था। आप ये याद रखिएगा, जो भूपेन हजारिका हैं उनको 2019 में क्या मिला? भारत रत्न मिला। कहाँ से संबंधित है? आसाम से संबंधित हैं। और 1977 में पद्मश्री, 87 में संगीत नाटक अकादमी, 2019 में भारत रत्न और पद्म भूषण मिला था 2012 में। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कल पूछा गया था अनुच्छेद 48A के बारे में। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टताएं गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के प्रशिक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अगर हम बात करें 48A की, जो कि कल पूछा गया था, कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद पुस्तक पूछी गई है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। 1873 में उन्होंने महिलाओं, अछूतों जैसे दबे हुए समूहों के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्याशोधक समाज का भी गठन किया था। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री किसे मिला है? तो राम सहाय पांडे को मिला है। राई लोक नृत्य कला में अपना अविश्वसनीय योगदान देने वाले राम सहाय पांडे को 2022 पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था।
13 दिसंबर 1947 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। यह संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित करता है। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दिस रिजोल्यूशन वॉज अडोप्टेड बाय असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है 2022 में निम्नलिखित में से किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो एम वेंकटेश्वर को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। एम वेंकटेश्वर को फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उसके बाद पूछा गया था वुलर झील। वुलर झील का उद्गम स्थल कौन सी नदी है? तो वो है आपकी झेलम नदी है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जहां इसका पानी झेलम नदी द्वारा प्रवाहित होता है। झील की अधिकतम गहराई जो आपकी 14 मीटर है और इसका आकार 30 से लेकर 207 वर्ग किलोमीटर से भिन्न है। झील रामसर स्थल के रूप में नामित 27 भारतीय आर्द्रभूमियों में से एक है और वध हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपकी झील रामसर स्थल है, देख लीजिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी। ठीक है, ये आज के हमारे कुछ प्रश्न से जो पूछे गए थे।